Hello everyone. Hope you all are fine beta. Today we will start our chapter Theory of Demand. आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड. अब डिमांड क्या है बेटा? नीड, वांट्स, डिज़ायर, इन सभी चीज़ों को हम डिमांड में काउंट करते हैं. नीड, वांट्स और डिज़ायर, ऑल दीज आर काइंड ऑफ डिमांड या मांग. लेकिन डिमांड को पढ़ने के लिए हमें पहले 3 वर्ड्स को समझना ज़रूरी है. हमें डिमांड पढ़ने के लिए 3 वर्ड्स को समझना ज़रूरी है. और वो वर्ड्स क्या हैं? पहला, डिज़ायर ऑफ कमोडिटी. ठीक है, कि हम किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं. सेकंड, परचेजिंग पावर, हमारी परचेजिंग पावर इतनी है कि हम उस चीज़ को ख़रीद सकें. और तीसरा, विलिंगनेस टू स्पेंड, कि हम उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हैं, जिससे ये सारी चीज़ मिलकर हमारी क्या बन जाएंगी? डिमांड. अब एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू परचेज एन एप्पल आईफोन. आप एक एप्पल का आईफोन ख़रीदना चाहते हैं जिसकी कीमत जो है वो 1 लाख रुपए है. ठीक है, सपोज कर लिया हमने. आपने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे एप्पल का आईफोन चाहिए, मैं ये सैमसंग वाले फ़ोन से काम नहीं चलाऊँगा. ठीक है, तो आपकी मदर ने कहा आपके फादर को कि बेटे की इच्छा है, उसने एप्पल आईफोन ख़रीदना है. तो फादर ने कहा वाह जी वाह, तेरे को यही काम है, हम तेरे को इतना महंगा फ़ोन ही लेके देते रहे. आपने जो माँ को बोला वो आपकी डिज़ायर थी कि मुझे एक आईफोन ख़रीदना है. ठीक है, लेकिन माँ ने जो कहा वो उसने उनको डिमांड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब आपने तो इच्छा की खरीदने की, वो डिज़ायर है, लेकिन मिला तो नहीं ना. जब मिल जाए तो डिमांड. अब फादर ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको एप्पल आईफोन ले दूँगा. फिर उन्होंने कहा वो ले दूँगा, परचेजिंग पावर. आपने इच्छा की, डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी, यू वांट टू परचेज एन आईफोन, दैट इज़ अ डिमांड ऑफ desire of a commodity. Then your father says okay, I am willing to I will purchase a iPhone for you, that is purchasing power. चलो ठीक है, आपकी डिमांड है, कोई बात नहीं, आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं 12th में, तो मैं आपको आईफोन लेकर दे देता हूँ. वो हो गई आपकी परचेजिंग पावर. फिर फादर कहते हैं कि अभी तो ना खर्चा बहुत ज़्यादा है, आपके एडमिशन्स की फ़ीसें भरनी है, आपने बीटेक में एडमिशन लेना है या बीकॉम करनी है या बीबीए करनी है, तो आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है. अभी बेटा मैं आपको आईफोन लेकर नहीं दे सकता. तो आपकी विलिंगनेस जो है वो पैसा खर्च करने की अभी नहीं है. पैसा है लेकिन अभी आप उसके ऊपर खर्च नहीं करना चाहते. तो फर्स्ट थिंग, डिज़ायर ऑफ कमोडिटी, आपकी कोई चीज़ खरीदने की इच्छा है. दूसरा, आपकी परचेजिंग पावर. अब मैं सोच लूँ कि मैं एक एम्बे वैली में फ़्लैट ले लूँ और उस फ्लैट की कीमत जो है वो 20 करोड़ रुपए है. तो मेरी डिज़ायर है ये कि मैं ख़रीद लूँ, लेकिन मेरी परचेजिंग पावर नहीं है. तो वो डिज़ायर क्या होगी? वो डिज़ायर ही रह जाएगी, वो डिमांड नहीं होगी. तो डिमांड कब होगी? जब हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, हमारी परचेजिंग पावर भी है और हम उसको विलिंगनेस टू स्पेंड, हम उस पैसे को खर्च भी कर सकते हैं. मतलब हम उस पैसे को खर्च करने के लिए एग्री हैं कि ठीक है, इतनी कीमत की ये चीज़ है, आई एम एग्री टू स्पेंड. तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डिज़ायर ऑफ कमोडिटी, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिज़ायर टू बाय अ commodity backed with this sufficient purchasing power and the willingness to spend. What is the definition of demand? Demand for a commodity, ये meaning भी है. Demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with the sufficient purchasing power and the willingness to spend. मांग क्या है बेटा? मांग मतलब आपकी एक किसी भी चीज़ को, कमोडिटी मीन्स गुड्स, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को जो खरीदने की इच्छा है, आप उसको खरीदने के लिए आपके पास
अमाउंट है, आपकी परचेजिंग पावर है, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, और आप उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हैं, ये सारी चीजें मिलकर बेटा हमारी बनती है डिमांड। ठीक है, तो डिमांड क्या है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। खाली ये सोचने से कि भाई हाँ मैं एक आईफोन ले लूं और मैं सोचता ही रहूं, तो इससे वो हमारी डिमांड जो है वो डिजायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो डिमांड कब होती है? व्हेन वी हैव अ डिजायर ऑफ अ कमोडिटी विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। जब हम उस चीज को खरीदने के इच्छुक हो और पैसा भी खर्च करते हो, तो वो हमारी डिमांड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब डिमांड क्या है और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस क्या है? Demand refers to the different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at possible prices of that commodity. I repeat, demand refers to different possible quantities. Demand का मतलब है वो different possible commodities जो कि एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है at the possible price of that commodity, जो कि उस प्रोडक्ट की पॉसिबल प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सॉल्ट है, नमक, अब नमक की थैली हमारी 30 रुपए की आती है, अगर उसकी कीमत 500 रुपये हो जाए तो हम क्या करेंगे? नमक भी 500 रुपये किलो होता है? नहीं, जो प्रेजेंटली जो उसकी कीमत है, वी आर विलिंग टू स्पेंड द मनी, उस कीमत पर हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो डिमांड का मतलब है वो डिफरेंट क्वांटिटीज जो कि हम खरीदने के इच्छुक हैं, जो कि कंज्यूमर खरीदना चाहता है एट द पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी की जो पॉसिबल प्राइस है उसके ऊपर, यानी कि अभी जो पॉसिबल प्राइस है उसके ऊपर हम उसको खरीदें, ये हमारी डिमांड है। नाउ व्हाट इज डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड इज कैन बी रिप्रेजेंट बाय QD, उसको हम QD में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आई रिपीट, क्वांटिटी डिमांडेड, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। अब देखिए बेटा, हमने यहाँ पर दो वर्ड्स जो उस पर ज्यादा फोकस किया, स्पेसिफिक क्वांटिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो हम खरीदते हैं, स्पेसिफिक प्राइस पे, जो प्राइस जो है उसके ऊपर जो प्राइस, जिस प्राइस पे मार्केट में वो चीज अवेलेबल है, उस प्राइस पे जो स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज की जाती है वो है क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड एट द डिफरेंट प्राइस लेवल, और क्वांटिटी डिमांडेड स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर हम जो स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। सो नाउ वी विल मेक अ डिमांड शेड्यूल। इसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम दो चीजें लेते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइस एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटी। तो हमने प्राइस लिया और क्वांटिटी ली। प्राइस 1 है, क्वांटिटी हम लोग 10 परचेज करते हैं। ठीक है, सपोज कोई भी चीज़ है, बनाना ले लीजिए, बनाना की कीमत 1 रुपीज़ थी, हमने 10 खरीदे। प्राइस 2 रुपीज़ हो गई, हमने 8 खरीदे। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, प्राइस 3 हुआ तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड कर दी 6। प्राइस 4 हुआ तो हमने क्वांटिटी परचेज की 4। प्राइस 5 है तो हमने क्वांटिटी परचेज की 2, कि अब तो बहुत महंगा हो गया, कहाँ 1 रुपये में मिलता था, अब ये 5 रुपये में मिलता है। सो वी विल परचेज ओनली 2 क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। सो ऑल दीज मेक द क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखिए बेटा, प्राइस 1 था तो हमने 8 रुपीज़ 10 हमने क्वांटिटी परचेज की, क्योंकि चीज़ सस्ती है। फिर थोड़ी कीमत बढ़ गई, 1 से 2 हो गई, यानी कि डबल हो गई, तो हमने क्वांटिटी डिक्रीज कर दी, हमने 8 क्वांटिटी खरीदी। फिर प्राइस और ज़्यादा बढ़ गई, प्राइस 3 रुपीज़ हो गई, तो हमने क्वांटिटी और कम कर दी, तो क्वांटिटी हमारी 8 से 6 पे आ गई। अब प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गई, 4 रुपीज़ हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 4 रुपीज़ हो गया। अब प्राइस बढ़ के हो गई 5 रुपीज़,
सो वी आर थिंकिंग दैट इट इज नाउ इट बिकम वेरी कॉस्टली. कहाँ तो 1 रुपये में 10 आती थी और कहाँ आप 10 रुपये में 2 आएंगी. तो वी परचेज ओनली 10 रुपये में केवल 4 आ रही हैं, तो हमने 5 रुपये में या 5 रुपये में हमने 2 ही क्वांटिटीज़ को परचेज किया. 5 रुपीज़ की 1 होगी, हमने कहा 10 रुपये में हम 2 ही खरीद सकते हैं. सो दस द सेट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस कॉल्ड डिमांड. ये जो सम टोटल होगा बेटा दैट इज डिमांड, और ये जो पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी हम ले रहे हैं दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड. द सेट ऑफ डिफरेंट गुड क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस. अलग अलग प्राइसेस पे बेटा हमने जो अलग अलग क्वांटिटी को परचेज किया है, ठीक है, वो सेट हमारा बन गया डिमांड. और जो पर्टिकुलर क्वांटिटी हमने ली है स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस पे, जैसे प्राइस 1 है क्वांटिटी 10, प्राइस 2 है क्वांटिटी 8, प्राइस 3 है क्वांटिटी 6, प्राइस 4 है क्वांटिटी 4. तो ये जो है बेटा ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है. और ये होल जो है हमारा, यानी कि हमने जो टोटल खरीदा, ये जो सेट है द सेट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड. जो सारा का सारा हमने क्वांटिटी डिमांड किया है डिफरेंट प्राइसेस पे, इसे हम कहते हैं डिमांड. क्लियर बेटा? नाउ वी विल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड. डिमांड जो है बेटा वो अलग अलग तरह की होती हैं. हम यहाँ पर बेसिकली 3 कंपैरिजंस पढ़ेंगे, 3 पेयर्स को लेंगे हम कि अलग अलग डिमांड कितनी तरह की होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड एज इट्स नेम सजेस्ट. इंडिविजुअल का मतलब ही क्या होता है? सिंगल. ठीक है, तो सिंगल बायर जो होता है, इट शोज द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस. जैसे अभी हमने जो शेड्यूल पढ़ा वो एक ही बायर का है, मान लीजिए एक ही कंज्यूमर है जिसने खरीदा कि 1 प्राइस पे उसने 10 यूनिट्स परचेज की, और 5 कॉस्ट पे 5 प्राइस पे जब प्राइसेस 5 रुपीज हो गए तो उसने बेटा 2 ही क्वांटिटी परचेज की. सो सिंगल बायर जो है इट शोज द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस. इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होती है बेटा जो एक ही कंज्यूमर के द्वारा की जाती है, और जो एक ही कंज्यूमर के डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे जो चीजें खरीदते हैं उसको शो करता है. सिंगल बायर इट शोज द क्वांटिटीज ऑफ इट इज रिलेटेड विद द सिंगल बायर. इंडिविजुअल डिमांड रिलेटेड विद द सिंगल बायर. इट शोज द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस. नेक्स्ट है बेटा मार्केट डिमांड. ऑल द बायर्स इन द मार्केट. मार्केट मीन्स ऑल द बायर्स. इंडिविजुअल मीन्स सिंगल बायर. मार्केट मीन्स ऑल द बायर्स. इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स want to buy at different possible price of that commodity. All the buyers refers to the market. It shows market demand shows different quantities of a commodity which the consumer intend to buy at different possible price of that commodity. ये क्या शो करता है? डिफरेंट कमोडिटीज को शो करता है, डिफरेंट क्वांटिटीज को शो करती है मार्केट डिमांड, जो किसी भी कमोडिटी या कंज्यूमर्स जो हैं वो विच द कंज्यूमर्स इंटेंड टू बाय डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं, यानी कि सभी बायर्स जो खरीदते हैं उसकी डिमांड को हम कहते हैं मार्केट डिमांड. सो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द ऑल द बायर्स इन द मार्केट. ठीक है, वाई इंडिविजुअल डिमांड शोज ओनली द क्वांटिटीज परचेज बाय द single buyer. Now next beta direct goods and direct demand and derived demand. Direct demand and derived demand. तो हमने पढ़ा था पहले भी कि 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक तो कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर. सो डायरेक्ट डिमांड इट रेफर्स टू various quantities demanded by the consumer for final goods and services.
इट रेफर्स टू, एज इट्स नेम सजेस्ट, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कहलाती हैं डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल हम पिज़्ज़ा खरीदते हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है कि रॉ मटेरियल आया, उसका वेजिटेबल्स खरीदी गई, मेयोनीज खरीदी गई, क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस प्रोवाइड की और जो शेफ है उसने उसको प्रिपेयर किया। नो, हमें वो अवेलेबल हुआ है टू डायरेक्टली टू कंज्यूम। सो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं उनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, आप मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं, रेडीमेड ड्रेसेस खरीदते हैं, दैट इज डायरेक्ट डिमांड, आपने लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया। फूड आइटम्स, आपने लेज का पैकेट लिया और उसको कंज्यूम कर लिया, ये फाइनल गुड्स। आप ब्रेड का पैकेट लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, दैट इज डायरेक्ट डिमांड, एक्सेट्रा। वो सभी चीजें जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं दैट इज डायरेक्ट डिमांड। It refers to the various quantities demanded by the consumers। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है उसको बेटा हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल किसी भी चीज के लिए जो बनाया जाता है, रॉ मटेरियल जिससे भी किसी चीज को हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे इंटरमीडिएट या डिराइव्ड डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कपड़ा इस्तेमाल किया, क्लोथ हमने डायरेक्टली खरीदा या हमने अनस्टिच कपड़ा भी लिया, तो उसके लिए कपास जो है वो रॉ मटेरियल है। कंपनी ने पहले, किसान ने पहले कपास उगाई, उसको फिर उसने सूत मिल में बेचा, उसके बाद वहाँ वीविंग हुई, स्पिनिंग हुई, धागा बना, धागे के बाद यान बना, फिर स्पिनिंग हुई, फिर वीविंग, और उसके बाद जाके कपड़ा तैयार हुआ। तो वो डिमांड जो इनडायरेक्ट होती है और इसे हम इनडायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं। डिराइव्ड डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड रेफर्स टू दैट डिमांड डिराइव्ड बाय द डायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज। वो डिमांड जो डायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है उससे हम डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम के लिए मिल्क जो है वो डिराइव्ड डिमांड है, वो इंटरमीडिएट है। शुगर जो है वो इंटरमीडिएट डिमांड है। फ्लेवर जो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं वो इंटरमीडिएट है। कॉटन जो है वो कॉटन क्लोथ्स के लिए इंटरमीडिएट डिमांड है, वो कॉटन क्लोथ्स के लिए रॉ मटेरियल है। पिज़्ज़ा बेस जो है वो पिज़्ज़ा के लिए इंटरमीडिएट डिमांड है, वो उसका रॉ मटेरियल। इट मीन्स डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल टू कंप्लीट द डायरेक्ट डिमांड इज कॉल्ड द डिराइव्ड डिमांड। जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं बेटा, तो किसी भी चीज को बनाने के लिए, तो उसकी जो डिमांड होती है उसे हम इनडायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं और इसे हम इंटरमीडिएट डिमांड भी कहते हैं। ये हमारी डिराइव्ड डिमांड कहलाती है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। और अकॉर्डिंग टू सीजन, गर्मियों में मिल्क की आइसक्रीम का हम कंज्यूम करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन, और सर्दियों में हम गाजर पाक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको बनाने के लिए भी हमारी क्या होगी, कैरेट्स, मिल्क, शुगर, ये हमारी रॉ मटेरियल होगा। तो ये हमारी डिराइव्ड डिमांड है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है बेटा, ये जो मैं आपको नोट्स शो कर रही हूँ, आप इसको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे तो आपके साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको अलग से सेपरेटली फिर करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होंगे। ये जो नोट्स हैं इससे आपकी सब टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट होती है बेटा हमारी ज्वाइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। अब ज्वाइंट डिमांड क्या होती है बेटा? ज्वाइंट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ज्वाइंट डिमांड वो डिमांड होती है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं, और ये वो डिमांड है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए होती है। इसे हम पूरक वस्तुएं भी कहते हैं कि एक की डिमांड होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है बेटा, वो हमारी ज्वाइंट डिमांड है। आई रिपीट कि जब हम एक की डिमांड करते हैं तो उससे हमारी दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फैन आप खरीद कर लाए हैं तो फैन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के फैन की कोई वैल्यू नहीं है और बिना फैन के इलेक्ट्रिसिटी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बोथ इज कॉल्ड द ज्वाइंट डिमांड। फिर पेन एंड पेपर,
या पेन और इंक, आप पेन लेंगे लेकिन पेन के साथ आपको इंक भी परचेज करनी पड़ेगी क्योंकि बिना रिफिल के पेन का कोई यूज नहीं है। देन कार एंड पेट्रोल, कार के लिए पेट्रोल एसेंशियल है, आप कार खरीदेंगे तो आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। तो कार, क्योंकि कार की वजह से पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो रही है, सो कार इज ए कोर गुड एंड पेट्रोल इज ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सेम एज फैन, फैन इज ए कोर गुड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि फैन आया तो इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम करना शुरू किया। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? ज्वाइंट डिमांड वो डिमांड होती है जिसमें कि हम एक साथ दो चीजों की डिमांड करते हैं। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, विद द डिमांड ऑफ वन, द डिमांड ऑफ रिलेटिव प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज। कार आप खरीदते हैं तो कार के साथ पेट्रोल की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। अब इसके साथ कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होती है? वो डिमांड ज्वाइंट का बिल्कुल विपरीत। इंडिविजुअल का ऑपोजिट था मार्केट, डायरेक्ट का ऑपोजिट था डिराइव्ड, और ज्वाइंट का ऑपोजिट है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट डिमांड वो डिमांड होती है बेटा जो किसी भी गुड्स के लिए डायरेक्टली की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिससे किसी दूसरी चीज़ को खरीदने की हमें ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, आपको भूख लगी है, आपने क्या किया? केला खरीदा और खा लिया। आपको कोई चक्कू नहीं लेना, आपको इसके लिए कोई नाइफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। आपने शॉप कीपर से बनाना लिए और उसको खा लिया। तो ये आपको ये नहीं कि उसके लिए आपको कुछ और चीज़ खरीदनी पड़ेगी। दैट इज़ कॉम्पोजिट डिमांड। आप मार्केट में गए, गर्मी है, आपने कोल्ड ड्रिंक ली और उसको कंज्यूम कर लिया, दैट इज़ कॉम्पोजिट डिमांड। लेकिन अगर आप खीर बनाना चाहते हो तो खीर के लिए आपको दूध भी चाहिएगा, आपको चावल भी चाहिए, आपको चीनी भी चाहिएगी। तो वो खीर बनाने के लिए दूध के साथ हमें चावल चाहिए, दैट इज ज्वाइंट। क्लियर है बेटा? ये थी हमारी टाइप्स ऑफ डिमांड। हमने 3 मेजर टाइप्स पढ़े: इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड एंड कॉम्पोजिट डिमांड। बेटा अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज डिमांड शेड्यूल। कि डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल is a tabular presentation of various quantity demanded at different price in a given time period. Demand schedule is a tabular presentation of various quantity demanded at different price. Demand schedule का मतलब बेटा, डिमांड शेड्यूल वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड की, जो कि गिवन प्राइस पे। अब गिवन टाइम पीरियड का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं, चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, उसको जो टेबल शो करता है वो हमारा डिमांड शेड्यूल है। अब हम अगले 50 साल की बात नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए 1 महीने में हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी कितनी हमने कंज्यूम किया ये, या कितनी डिमांड उसकी थी, कितना सेल किया, ये जो टेबल शो करता है वही हमारा डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल 2 तरह का होता है। It is of 2 types: individual demand schedule and the market demand schedule. Individual demand schedule and market demand schedule. We will read more about this. Look at this beta. Individual demand schedule is demand by a singular buyer. एक सिंगल बायर ने, एक सिंगल कंज्यूमर ने जो डिमांड की है वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, एट द प्राइस ऑफ 1 he purchased 10 quantity. At the price of 2 he purchased 8 quantity. At the price of 3 he purchased 6 quantity. At the price of 4 he purchased 4 quantity, and the price of 5 he purchased 2 quantity. That is individual demand schedule. ठीक है, क्योंकि हमने इसमें सिंगल बायर को लिया है। Now next is market demand schedule. When we mention more than one buyer, एक से ज़्यादा बायर्स के लिए जो शेड्यूल तैयार होगा बेटा वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। इट शोज ऑल द बायर्स इन द मार्केट। मार्केट में जो टोटल क्वांटिटी डिमांडेड थी उसका जो शेड्यूल है वो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइसेस आर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने लिया एज क्वांटिटी। अगर प्राइस 1 है तो ए जो है वो 10 क्वांटिटी परचेज करता है। Now at the price of 2 he purchased 8. At the price of 3 he purchased 6.
At the price of 4, he purchased 4. At the price of 5, he purchased 2. Next, B's quantity demanded. At the price of 1, he purchased 8. At the price of 2, he purchased 6. At the price of 3, he purchased 4. At the price of 4, he purchased 2. And at the price of 5, वो कहता नहीं महंगा हो गया, कहा तो 1 रुपए में 8 आते थे, अब 5 रुपए में 2 आते हैं, तो मैं जो है वो नहीं खरीदूंगा, मैं परचेज नहीं करूंगा, चीज़ें महंगी हो गई हैं. तो द मार्केट शेड्यूल ऑफ 1 A and B इज नॉन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो A और B का कंबाइंड करके हमने ये माना था, सपोज देयर इज 2 बायर्स इन द मार्केट, 2 बायर हैं A एंड B, तो अब दोनों का मिलकर जो शेड्यूल होगा बेटा वो हमारा होगा क्वांटिटी डिमांड, मार्केट डिमांड शेड्यूल. फॉर एग्जाम्पल 10 + 8 18, 8 + 6 14, 6 + 4 10, 4 + 2 6, 2 + 0 2. ये हमारा टोटल डिमांड शेड्यूल होगा. अब डिमांड शेड्यूल को हम टेबुलर प्रेजेंटेशन देते हैं, वो हमारी बन जाएगी डिमांड कर्व. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड कर्व? यू कुड से demand curve is a graphic presentation of various quantity demanded at different price in the given time period. गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो हम वेरियस क्वांटिटीज की डिमांड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं. डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस इन गिवन टाइम पीरियड. आई रिपीट अगेन, गिवन टाइम पीरियड है, मतलब हम ये नहीं है कि एक को तो 6 महीने का ले लेंगे, 1 साल का लेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होगा हमारा उसी पर ही हम चीज़ों को लेंगे. So we have basically 2 types of demand curve, individual demand curve and the market demand curve. Look at the demand curve beta, that is individual demand curve. At the price of 1, we purchase 10. At the price of 2, we purchase 8. यहाँ OX, X और Y दो हमारे एक्सिस हैं बेटा. X एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं और Y एक्सिस पे हम लोग प्राइस ले रहे हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटीज हैं और वाई पे हमारी प्राइसेस हैं. एट द प्राइस ऑफ 1 वी परचेज 10. एट द प्राइस ऑफ 2 वी परचेज 8. एट द प्राइस ऑफ 3 वी परचेज 6. एट द प्राइस ऑफ 3 वी परचेज 4. ये शेड्यूल हमने पहले किया था. एट द प्राइस ऑफ 5 वी परचेज ओनली 2. तो डी जो हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया, ये डी जो है वो हमारी डिमांड कर्व है. नाउ मार्केट डिमांड कर्व. अब मार्केट डिमांड कर्व हम लेंगे बेटा, तो एक की डिमांड हमने ली थी. एक की डिमांड कर्व क्या थी कि प्राइस 1 पे हमने 10 लिया, प्राइस 2 पे हमने 8 यूनिट परचेज की, प्राइस 3 पे हमने एट द प्राइस ऑफ ₹3 वी परचेज 6 कमोडिटीज. एट द प्राइस ऑफ 4 वी परचेज 4 कमोडिटी एंड एट द प्राइस ऑफ 5 वी परचेज 2 कमोडिटीज. वेल इन केस ऑफ बी, ये पहला हमारा ए की डिमांड कर्व थी और ये दूसरी है बेटा हमारी वो बी की डिमांड कर्व. एट द प्राइस ऑफ 1 वी परचेज, बी परचेज 8 कमोडिटीज, 8 क्वांटिटीज उसने परचेज की. एट द प्राइस ऑफ 2 ही परचेज 6. एट द प्राइस ऑफ 3 बी परचेज 4. एट द प्राइस ऑफ 4 he purchased 2 commodities and at the price of 5 B purchased 0 commodity. तो जब 5 प्राइजेस हो गया तो उसने 0 कमोडिटी को परचेज किया. ये दोनों मिलकर हो गई है बेटा हमारी डिमांड कर्व फॉर ए एंड बी. ये मार्केट डिमांड कर्व बन गई. हमने एक्स एक्सिस पे लिया है क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पे लिया है प्राइस को. तो अब देखेंगे हम, जब प्राइस 1 था तो हमारी टोटल क्वांटिटी परचेज कितनी थी? 10 + 8. आप अपना डिमांड शेड्यूल देखेंगे, 10 + 8 14 थी बेटा. फिर दूसरे में हमारी जो प्राइस ₹2 हुआ तो हमारी क्वांटिटी परचेज थी बेटा 14. फिर 3 जब हमारा प्राइस 3 आया तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो थी 12. उसके बाद 8, ठीक है, देन 6, देन 4. इस तरह से हमारा डिमांड शेड्यूल जो बना वो मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स और यू कैन सेंड. ओके बेटा. Here we can summarize the market demand curve. Market demand curve is a horizontal summation of individual demand curves.
जब हम इंडिविजुअल डिमांड्स को कर्व्स को यानी कि डिमांड कर्व ऑफ ए कंज्यूमर, डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर बी, डिमांड कर्व ऑफ सी एंड डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर एन हम तक हम लेते हैं, वो बेटा हमारी बन जाती है मार्केट डिमांड कर्व। तो समराइजेशन है ये सभी कंज्यूमर्स की, जब हम मार्केट डिमांड कर्व को इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जब हम समेशन कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है मार्केट डिमांड कर्व।